हेलो दोस्तों, नमस्कार है आपका एक और नई वीडियो में। और देखते हैं इसमें हम मानव हृदय को पढ़ेंगे और मानव हृदय को इसमें हम क्या करेंगे, पूरे खत्म करेंगे इसमें कि मानव हृदय कैसे काम करता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त का प्रवाह कैसे होता है, धमनी, महाशिरा, शिरा ये सब क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। फुफ्फुस धमनी क्या है, फुफ्फुस शिरा क्या होता है, सबके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या प्रश्न है। देखिएगा, सबसे पहला यहाँ पर आपको दिया गया है जैसे कि मनुष्य का हृदय, क्या दिया गया आपको, मनुष्य का हृदय। तो मनुष्य का जो हृदय है इसमें आपको बताए कि मनुष्य में हृदय एक अत्यंत कोमल, मोटा और मांसल अंग है। यानी हृदय क्या है कि एक मनुष्य में कोमल हृदय है। यानी हृदय देखिए, हृदय में अगर थोड़ा सा भी चोट लगा, इस टाइप से अगर हृदय में चोट लग जाए तो आदमी को बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, और थोड़ा हल्का जोर से चोट लग जाए तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो हृदय क्या है, बहुत कोमल अंग है और ये क्या है, मसल टाइप से है। फिर आगे है कि यह वक्ष गुहा तथा फेफड़ा के बीच स्थित होता है। देखिए वक्ष गुहा, ये जो छाती है इस छाती को हम क्या कहते हैं, वक्ष गुहा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वक्ष। इसी के यानी वक्ष, अब जो बायोलॉजी है उसमें आंतरिक वाला भाग को हम कहते हैं गुहा। जैसे मुंह है तो मुंह के अंदर वाला भाग को हम क्या कहते हैं, मुख गुहा। उसी प्रकार वक्ष है तो वक्ष के आंतरिक भाग को हम क्या कहते हैं, वक्ष गुहा। तो वक्ष गुहा यानी कि आपका जो वक्ष गुहा यानी छाती का जो अंदर वाला भाग है, और जो फेफड़ा है, फेफड़ा आपको बताए थे कि इस टाइप से दो फेफड़ा होता है। जैसे मान लीजिए इस टाइप से जुड़ा हुआ अलग टाइप से फेफड़ा होता है। जैसे इसको देखिए आप, जैसे मान लीजिए, देखिए फेफड़ा इस टाइप से जैसे मान लीजिए होता है, इधर से आया, यहाँ से आते हुए इस टाइप से जब ये दो भागों में यहाँ से बंटता है, दो भागों में इस टाइप से, तो फेफड़ा यहाँ से इस टाइप से ऐसे जुड़ा हुआ होता है, इस टाइप से ऐसे फेफड़ा जुड़ा हुआ होता है। और इसी बीच में आपका क्या होता है, हृदय होता है। इसी बीच में आपका क्या होता है, हृदय, जिसको आप क्या कहते हैं, दिल कहते हैं। दिल यानी इसी को हम क्या कहते हैं, हृदय कहते हैं, समझे। तो इसी में जो जुड़ा हुआ होता है देखिएगा, तो वही है क्या, एक दोनों के बीच स्थित होता है, वक्ष गुहा और फेफड़ा के बीच स्थित होता है। फिर हृदय एक पंप अंग है जो रक्त पर एक विशेष प्रकार का दबाव उत्पन्न करता है और पूरे शरीर में संचारित करता है। क्या है, एक पंप अंग है। पंप अंग के जैसे मान लीजिए कि जैसे मशीन से पानी पटाते हैं तो उसमें एक प्रेशर रहता है कि नहीं, कि पानी को आगे भेजना है, उसी प्रकार हृदय में भी एक प्रेशर होता है। क्या होता है, एक प्रेशर होता है। अब कहा किस हृदय के किस भाग से प्रेशर होता है, आगे आपको बताएंगे कि किस भाग से प्रेशर होता है। तो इसमें जो है प्रेशर होता है, क्या होता है कि एक विशेष प्रकार का दबाव उत्पन्न करता है। प्रेशर यानी दबाव उत्पन्न करेगा और एक प्रेशर लगता है, और उसी प्रेशर से क्या होता है कि हृदय से रक्त पूरे शरीर में जाता है। हृदय से रक्त कैसे कहाँ जाता है, पूरे शरीर में जाएगा। फिर आगे है कि हृदय का आकार 12 सेंटीमीटर लंबा एवं 9 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। यानी 12 सेंटीमीटर लंबा होगा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होगा हृदय, समझे। इसका जो वजन है वो नर मानव में 280 से 340 ग्राम और मादा में 230 से 280 ग्राम होता है। यानी कि मान लीजिए कि कोई पुरुष है, स्वस्थ पुरुष है, उसमें इसका वजन कितना होगा, 280 से 340 ग्राम, और महिला का कितना होगा, 230 से 280 ग्राम। तो इसी कारण देखिएगा कि महिलाओं में थोड़ा कोई वैसा बात जो मान लीजिए कि नहीं कहते हार्ट अटैक वाला चीज, तो देखिएगा कि महिलाओं में ये चीज ज्यादा होता है। मतलब इसको ऐसे समझिएगा कि इसका जो वजन इसमें कम होता है तो इस पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है महिलाओं पर। और मानव हृदय में आप जानते हैं कितने बेस में पाए जाते हैं, 4 बेस में 4 कोष्ठक पाया जाता है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे है, देखिए यह आपका हृदय का, चलिए देखिए यह है आपका हृदय का चित्र। देखिएगा इसमें क्या होता है कि आपका जो हृदय है, देखिए हृदय का 4 कोष्ठक कैसे होता है, इसको तो समझिएगा आप लोग कि हृदय का 4 कोष्ठक कैसे होता है। देखिएगा इस टाइप से हृदय ऐसे इस टाइप से 4 भागों में बटा होता है हृदय। देखिए इस टाइप से, यहाँ से देखिए इस टाइप से हृदय यहाँ से 4 भागों में बटा होता है। आपका जो ये है हृदय का इस साइड वाला, इसको कहते हैं दाहिना, इसको क्या कहते हैं, दाहिना, और इसको कहते हैं बाया। तो ये हो गया दाहिना, ये हो गया बाया। तो ये जो है इसको कहते हैं दाया आलिंद, क्योंकि दाया है ऊपर वाला होता है आलिंद। देखिए
ये जो इसको ऐसे दो भागों में इसको ऐसे बांटे हैं, तो ऊपर वाला क्या होता है आलिंद, ऊपर वाला क्या होता है आलिंद, और उसके बाद जो नीचे वाला है नीचे वाला, वो नीचे वाला क्या होता है, तो नीचे वाला होता है नीला, नीचे वाला क्या होता है नीला। अब देखिएगा यदि दाया है तो दाया आलिंद, दाया साइड है तो दाया आलिंद, और यदि बाया दाया नीचे है तो दाया नीला हो जाएगा, दाया क्या हो जाएगा यहाँ पर दाया नीला हो जाएगा। उसी प्रकार यदि बाया साइड है तो बाया क्या हो जाएगा आलिंद, बाया क्या हो जाएगा आलिंद, और नीचे है तो बाया नीला, बाया क्या हो जाता है बाया नीला हो जाता है। तो आप लोग इसको ऐसे समझिएगा कि हृदय को चार भागों में क्यों बांटा गया है, यानी मनुष्य का जो हृदय है उसमें चारे कोष्ठक काय होता है, 3 कोष्ठक रहता, 6 कोष्ठक रह सकता था, लेकिन देखिए 4 कोष्ठक का मतलब यह है कि जो मान लीजिए कि पूरे शरीर से, किससे, तो पूरे शरीर से जो रक्त आता है हृदय में हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन को ले जाने के लिए, तो क्या होता है कि पूरे शरीर से जो रक्त आएगा वो आता है आपका दाया आलिंद में, वो रक्त कहाँ आएगा आपका दाया आलिंद में, और यह जो रक्त रहता है यह रक्त अशुद्ध होता है, कैसा होता है अशुद्ध, और फिर दाया आलिंद के बाद यह रक्त जाएगा दाया नीला में, कहा जाएगा दाया नीला में, और दाया नीला के बाद यह जो रक्त है यह रक्त जाता है फेफड़ा में, यह रक्त किसमें जाएगा, तो यह रक्त फेफड़ा में चला जाता है, यह रक्त फेफड़ा में चला जाता है, समझे। और फिर फेफड़ा से क्या करता है कि ऑक्सीजन को लेकर यह रक्त कहाँ आ जाता है, तो फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर यानी O2 को लेकर फिर यह रक्त आएगा इधर से दाया आलिंद में आएगा, बाया आलिंद में, कहाँ आएगा बाया आलिंद में, और फिर बाया आलिंद से आएगा बाया नीला में रक्त, और बाया नीला से फिर यह रक्त कहाँ जाएगा, तो पूरे शरीर में जाएगा, यह रक्त कहाँ जाएगा पूरे शरीर में। देखिएगा इस टाइप से होता है इसमें रक्त, कि जैसे मान लीजिए कि यह है आपका पूरा शरीर, यह क्या है आपका पूरा शरीर, तो इसमें ऐसे होता है कि रक्त यहाँ से गया और इसके इस शरीर से रक्त जाते ऐसे गया, और ये देखिए ये रक्त आया यहाँ से दाया आलिंद में। देखिए अगर ये हृदय है इसको हम ऐसे अगर बांट दे इसको 4 भागों में, तो 1 भाग 2 भाग 3 भाग और कितना भाग हुआ 4 भाग, तो ये हुआ आपका क्या हुआ, ये आपका हो गया दाया आलिंद, ये आपका हो गया दाया नीला, ये आपका हो गया बाया आलिंद, और ये आपका हो गया बाया नीला। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इधर से रक्त गया शरीर के माध्यम से, इधर होते हुए रक्त कहाँ गया, पहले हृदय में जाएगा, और फिर हृदय से रक्त जाएगा कहां से, तो हृदय से रक्त जाएगा, देखिए पहले बाया दाया आलिंद दाया नीला, अभी दाया नीला से जुड़ा रहता है आपका यहाँ से, तो फेफड़ा के पास, देखिए पल्मोनरी है फेफड़ा के पास जुड़ा रहता है। अब इस फेफड़ा से क्या होता है आपका यहाँ से कि इधर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यानी जो CO2 गैस है इसको यहाँ छोड़ देता है वायु कोष्ठक में, और यहाँ से फिर क्या ले लेता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन गैस को ले लेता है, किसको ले लेता है O2 गैस को, और फिर ऑक्सीजन गैस को लेने के बाद यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन गैस को लेने के बाद फिर देखिए यहाँ से आएगा फिर आपका हृदय में, ये जो हृदय में आता है तो ये आपका आएगा बाया आलिंद, ये आपका होता है बाया आलिंद, और ये आपका है बाया नीला, क्या है बाया नीला, तो ये जो बाया नीला है और फिर ये आपका क्या हो जाएगा, तो दाया नीला नीचे वाला, और ऊपर वाला हो जाएगा दाया आलिंद, दाया आलिंद हो जाएगा। तो वही बात है यहाँ पर कि फिर अब यहाँ से आया, अब इसमें आता है ऑक्सीजन युक्त मिल गया है, तो ऑक्सीजन जब मिल जाता है रक्त में तो रक्त का क्या हो जाता है शुद्धिकरण। अब देखिए इसके माध्यम से यहाँ पर आया, अब फिर इसके माध्यम से आएगा बाया नीला में, और बाया नीला के बाद कहा जाएगा, तो फिर इसके माध्यम से होते देखिए जो रेड कलर का है इसके माध्यम से होते हुए पूरे शरीर में जाता है, और पूरे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचा देगा ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाने के बाद क्या करेगा कि फिर से यहाँ से क्या करेगा कार्बन डाइऑक्साइड लेकर जाएगा, और इसी माध्यम से आता है और जाता है। और आपको बता दे कि 1 मिनट में पूरा रक्त शरीर में 5 लीटर 5.5 लीटर रक्त होता है, आपको इससे पीछे बताए थे कि पुरुष के शरीर में कितना इसमें रक्त, आपको बताएंगे आगे
इसमें आपको आगे रक्त बताएंगे कि पुरुषों के शरीर में रक्त कितना होता है, महिलाओं के शरीर में रक्त कितना होता है। महिलाओं की तुलना में आधा से 1 लीटर ज्यादा रक्त होता है पुरुष के शरीर में। आपको बताएंगे कि हृदय 1 मिनट में जो 72 बार धड़कता है, तो क्यों धड़कता है एक मिनट में 72 बार हृदय? क्योंकि पूरे जो रक्त है वो क्या होता है कि लगभग 1 मिनट के अंदर पूरा रक्त क्या होता है कि चला जाता है, पूरा रक्त। और यहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा, फिर ऑक्सीजन को लेकर इधर से चला जाएगा शरीर में। तो ये क्रिया लगभग 72 बार में क्या करता है, तो संपन्न कर देता है। इसी कारण देखिएगा कि जो हृदय है वो 72 बार धड़कता है। तो 70 से 72 बार में ये क्रिया पूरा पूरा शरीर का रक्त हृदय के पास चला आता है, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका हृदय का काम, यानी हृदय का क्या कार्य है। देखिएगा हृदय का क्या कार्य है। देखिए, यह पूरे शरीर के सभी अंग से कार्बन डाइऑक्साइड यानी अशुद्ध रक्त को दायां आलिंद में लाता है। कहां से लाता है, देखिएगा हृदय से कहां लाएगा, यह पूरे शरीर के सभी अंग से कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को दायां आलिंद में लाता है। इससे पहले आपको देखिए इस चित्र में बताए हैं कि यह जो है यह दायां आलिंद में लाता है। कहां लाता है, दायां आलिंद में। और दायां आलिंद में लाने के बाद दायां नीला, फिर दायां नीला के बाद जाएगा फेफड़ा, फेफड़ा से उधर से ऑक्सीजन लेकर आएगा, ऑक्सीजन लेकर आएगा बायां आलिंद में। अब बायां आलिंद के बाद जाएगा बायां नीला में, फिर बायां नीला से होते हुए पूरे शरीर में जाएगा। तो ये क्रिया क्या रहता है, होते रहता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है फिर उसके बाद फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में भेजता है। किस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में भेजता है, फुफ्फुस धमनी के माध्यम से। अभी आपको बताएंगे कि फुफ्फुस धमनी क्या होता है, फुफ्फुस शिरा क्या होता है। फिर है कि फिर रक्त से ऑक्सीजन युक्त यानी शुद्ध होकर फुफ्फुस शिरा के द्वारा बाया आलिंद में लाया जाता है और पंप कर पूरे शरीर में भेज दिया जाता है। हृदय के तालबद्ध संकुचन से जो शिथिलन होता है उसको हम लब कहते हैं, और जो उसको सिस्टोल यानी लब कहते हैं, और जो डायस्टोल यानी उसको क्या कहते हैं, दब। यानी हृदय का जो आवाज है, जो तालबद्ध संकुचन होता है हृदय जिसे धक धक इस टाइप से करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि जो संकुचन होता है उसको हम कहते हैं सिस्टोल यानी लब, और जो शिथिलन होता है यानी जो फूलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दब। तो हृदय का ये आवाज होता है लब और दब। सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि हृदय का कार्य में इस चीज को समझते हैं कि पूरे शरीर से कैसे जाता है फिर कैसे आता है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे होता है। देखिएगा ये होता है, मान लीजिए कि हम देखिए इससे पहले आपको हम बताए थे, जैसे मान लीजिए हृदय है, क्या है, हृदय। ये जो हृदय है इससे कैसे रक्त का प्रवाह होता है। देखिएगा, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि हृदय से जो रक्त जाएगा उस शरीर में ऑक्सीजन को लेकर, तो वो जाएगा आपका महाधमनी के पास लेकर। कहाँ जाएगा, महाधमनी। अभी जो महाधमनी है, अभी महाधमनी के बाद कहाँ जाएगा, तो महाधमनी के बाद जाएगा धमनी में लेकर। किसमें लेकर जाएगा, धमनी में। और धमनी के बाद कहाँ लेकर जाएगा, छोटी धमनी में। किस धमनी में लेकर जाएगा, छोटी धमनी में। और जाते जाएगा और यहाँ से क्या करेगा, छोटी धमनी के बाद यहाँ से आएगा केशिका में। किसमें आएगा, केशिका में। देखिए ये लौटने वाला जगह है, केशिका में जाएगा। और केशिका के बाद आपको इससे पहले बताए थे कि केशिका के बाद कहाँ जाएगा, तो ये आपका जाएगा छोटी शिरा में। कहाँ जाएगा, छोटी शिरा में। और छोटी शिरा के बाद देखिए यहाँ से कहाँ आएगा, तो छोटी शिरा के बाद आएगा आपका शिरा में। छोटी शिरा के बाद कहाँ आएगा, शिरा में। और फिर उधर से ब्लड लौट रहा है, और शिरा के बाद इधर आएगा आपका महाशिरा में। इधर कहाँ आएगा आपका महाशिरा। अब देखिएगा कि महाशिरा के बाद ये कहाँ जाएगा, तो फिर ये हृदय में चला जाता है। महाशिरा के बाद कहाँ चला जाएगा, हृदय में। अब देखिए इसमें आपको बताते हैं कि जो कैसे काम करता है, इसको देखिएगा। आपको तो इसको अभी बता दिए कि कैसे होता है ये। देखिएगा आपको अभी बताए कि जैसे मान लीजिए कि इधर से हृदय से इधर से जाएगा पहले महाधमनी में, महाधमनी के बाद धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, फिर हृदय। अब देखिएगा कि इसमें फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि हम हृदय का चित्र बना लेते हैं, इसे हमको आता नहीं है बनाने, लेकिन मान लीजिए इसको हम चित्र बना लीजिए। इसको हम 4 भागों में बांट देते हैं। कितना भागों में बांट देते हैं इसको हम, 4 भागों में। मान लीजिए इसको हम कितना भागों में बांट दिए, 4 भागों में। देखिए ये आपका हो जाएगा आपका दाया दाया आलिंद, दाया आलिंद, दाया आलिंद। ये आपका हो जाएगा
ये आपका हो जाएगा डायनीलिया। क्या हो जाएगा? डायनीलिया। और फिर ये जो आपका डायनीलिया है, डायनीलिया के बाद ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बायालिन। बायालिन। अब बायालिन के बाद कहाँ चला जाएगा? ये हो जाएगा आपका बायानीलिया। अब देखिएगा इसमें क्या होगा, इसको आगे देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि रक्त क्या होगा कि जब इधर से रक्त आएगा शरीर से, जैसे मान लीजिए कि आपको बोले कि रक्त इधर से आ रहा है, तो केशिका से जब रक्त लौट कर आएगा छोटी शिरा होते हुए, शिरा होते हुए, फिर महाशिरा होते हुए, तो यह जो रक्त हृदय में जाएगा, तो यह रक्त कैसे जाएगा इसको देखिएगा। यह जो रक्त है, यह रक्त यहां से जाएगा, देखिएगा इसको, यह रक्त देखिए महाशिरा से होते हुए यह रक्त कहां जाएगा? तो यह रक्त आएगा इसके माध्यम से, सबसे पहले आएगा दाया आलिंद में। कहां आएगा? दाया आलिंद में रक्त, समझे। अब दाया आलिंद में रक्त आने के बाद रक्त यहां से कहां जाएगा? तो रक्त यहां से आएगा फिर आपका तो डायनीलिया में आएगा। और डायनीलिया के बाद क्या होता है कि रक्त आपका यहां से जाएगा फेफड़ा में, यहां से जुड़ा हुआ रहता है फेफड़ा का भाग, यहां से जुड़ा हुआ किसका भाग रहता है? फेफड़ा का। अब फेफड़ा में जो रक्त जाता है, तो रक्त तो इसमें मिला हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि आपको इससे पहले बताए थे कि इसमें मिला हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और यहां से लेकर आता है रक्त ऑक्सीजन। किसको लेकर आता है? ऑक्सीजन। और आपको इससे पहले बताए थे कि रक्त में ऑक्सीजन को मिला देना रक्त का क्या होता है? शुद्धिकरण। और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, तो उस रक्त को हम क्या कहते हैं? अशुद्ध कहते हैं। अब देखिए इसमें एक बात याद रखिएगा कि रक्त यदि फेफड़ा से, यानी फेफड़ा से हृदय से यदि शरीर में जाएगा तो धमनी के माध्यम से जाता है, यदि शरीर से हृदय की ओर आता है तो शिरा के माध्यम से आता है। तो इसी कारण देखिएगा कि शरीर से जा रहा है हृदय की ओर तो जा रहा है शिरा से, और हृदय से आ रहा है शरीर की ओर तो आ रहा है धमनी से। तो यही बात होता है यहाँ पर कि जब मान लीजिए कि रक्त महाशिरा से आया, इधर से कहा आया? दाया आलिंद में, दाया आलिंद से आएगा यहाँ पर डायनीलिया में। अब डायनीलिया के बाद जो रक्त जाएगा फेफड़ा में, तो फेफड़ा में आपको अभी तुरंत बताए थे कि जब रक्त हृदय से फेफड़ा की ओर जाता है तो कैसे, किस माध्यम से जाता है? यानी धमनी के माध्यम से जाएगा कि शिरा के माध्यम से जाएगा? तो जो हृदय से फेफड़ा की ओर जाएगा तो क्या जाएगा? यहाँ से धमनी के माध्यम से जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए ये नली क्या है? ये धमनी है, ये जो मोटी सी धमनी है, तो इस धमनी क्या हो जाएगी? तो इसमें रहता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त, तो यही इसी को हम कहते हैं फुफ्फुस धमनी। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को फुफ्फुस धमनी कहते हैं, समझे। ये जो फुफ्फुस धमनी है ये क्या करता है? इसी से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जाता है फेफड़ा में, यानी ऑक्सीजन को लेने जाता है। अब देखिएगा फेफड़ा से क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस को लेकर फिर वही रक्त दोबारा जब लौटता है तो ये जो रक्त है ये रक्त आएगा आपका यहाँ पर बाया आलिंद में आएगा। रक्त कहाँ आएगा? बाया आलिंद में। और बाया आलिंद के बाद ये रक्त जाएगा बायानीलिया में, और बायानीलिया के बाद कहाँ जाएगा? तो ये रक्त फिर इसी माध्यम से जाएगा महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, केशिका, फिर छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा, फिर ये रक्त इसी माध्यम से होते हुए आएगा आपका दाया आलिंद में, फिर दाया आलिंद से दायानीलिया, दायानीलिया से जाएगा फेफड़ा में। तो जो फेफड़ा में जा रहा है रक्त, तो यही जो रक्त है यही फुफ्फुस धमनी के माध्यम से जाएगा, क्योंकि इस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला हुआ है। लेकिन आपको बताए कि जो रक्त है वो यदि हृदय से शरीर की ओर जा रहा है तो धमनी के माध्यम से जाएगा, यदि रक्त शरीर से हृदय की ओर जा रहा है तो शिरा के माध्यम से जाएगा। आपको अभी बता दिए हैं। तो अब यहाँ पर आप बताइए कि जब शरीर से, फेफड़ा शरीर हुआ, तो शरीर से जब हृदय की ओर आ रहा है तो शिरा के माध्यम से आएगा। किसके माध्यम से आएगा? शिरा के माध्यम से आएगा। लेकिन उसमें है शुद्ध रक्त, उसमें क्या है? शुद्ध रक्त। तो इसी कारण जो आपका फुफ्फुस शिरा है, क्या है आपका? फुफ्फुस शिरा। वो फुफ्फुस शिरा में क्या होता है? शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और फुफ्फुस जो धमनी है उसमें आपका अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, समझे। तो इसको अगर आप ऐसे समझना चाहते हैं तो अब आगे इसको देखते हैं कैसे होगा। देखिए जैसे मान लीजिए आपको बताए कि इसको ऐसे सिंपल समझिएगा कि जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछेगा आपको कि फुफ्फुस, क्या? फुफ्फुस धमनी। तो फुफ्फुस धमनी में किस रक्त का प्रवाह होता है? आगे आपका है किस प्रकार के
रक्त का प्रवाह होता है। तो किस प्रकार के रक्त का प्रवाह होता है? तो यहां से जो आपका हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा? अशुद्ध। यहां से क्या हो जाएगा? अशुद्ध। और जो फुफ्फुस शिरा है, क्या है आपका? फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस जो शिरा है उसके माध्यम से जो रक्त का प्रवाह होता है, फुफ्फुस शिरा के माध्यम से किस रक्त का प्रवाह होता है? तो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और आपको पता होगा कि शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन मिला हुआ होता है और अशुद्ध रक्त में क्या, कौन सा गैस मिला हुआ रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए ये तो होगा कॉन्सेप्ट वाला बात है, लेकिन इससे पहले आपको बता दे कि जितना धमनी है, क्या है? जितना धमनी है सब धमनी में लगभग आपका शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है और जितना भी शिरा है सब शिरा से अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। लेकिन यह दोनों अपवाद है। यह दोनों क्या है? अपवाद है। यानी यहाँ पर जो आपको भी समझाए थे इससे पीछे कि कैसे होता है कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह, जो मान लीजिए आप कहिएगा सर जी कि धमनी है तो धमनी से अशुद्ध रक्त का प्रवाह कैसे होगा? तो आपको अभी तुरंत चित्र में बताए थे पीछे कि अशुद्ध रक्त का प्रवाह उसमें इस कारण से होता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला हुआ है और वह जो रक्त है वह ऑक्सीजन को लेने जा रहा है वायु कोष्ठक में फेफड़ा से, तो इसी कारण उसमें अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। फिर आपको अभी तुरंत बताए कि जितना शिरा है सब शिरा में होता है अशुद्ध रक्त का प्रवाह, लेकिन फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह क्यों होता है? तो फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त का प्रवाह इसीलिए होता है क्योंकि उधर से ऑक्सीजन को लेकर रक्त आ रहा है बाया निलय में। कहा? बाया आलिन में। फिर बाया आलिन से बाया निलय में आएगा। तो इस चीज को हम आपको यही पीछे बता रहे थे, समझे? तो चलिए इसको देखते हैं आगे। वही बात यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि यह पूरे शरीर से पूरे शरीर के अंग से, अब देखिए शरीर से आ रहा है तो अशुद्ध रक्त आएगा कार्बन डाइऑक्साइड युक्त और दाया आलिंद में लाता है और उसके बाद फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फेफड़ा में जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फुफ्फुस जो धमनी है उससे क्या होता है कि यहाँ से फेफड़ा में जाएगा और फेफड़ा से फिर रक्त जब आएगा तो ऑक्सीजन को लेकर आता है जो शुद्ध रक्त होता है, यानी ऑक्सीजन जिसमें मिला दिया शुद्ध हो गया। अब उसी से युक्त होकर फुफ्फुस शिरा से आता है। तो यही आप इसको याद रखिएगा कि जितना धमनी है सबसे शुद्ध, जितना शिरा है सबसे अशुद्ध, लेकिन अपवाद में जो फुफ्फुस धमनी है उससे अशुद्ध रक्त का प्रवाह होगा और जितना भी आपका जो यहाँ पर फुफ्फुस शिरा है उससे क्या होगा? आपका शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब फिर बाया आलिंग में आता है और पंप करके पूरे शरीर में इसको भेज दिया जाता है। और इससे पहले आपको इसमें बताए कि इसमें जो होता है वो होता है आपका 120/80 mmHg, यानी अगर बाया जो निलय है वो बाया निलय से क्या करेगा? जैसे मान लीजिए ये जो बाया निलय है इससे पूरे शरीर में जाएगा, तो पूरे शरीर में जाने के बाद क्या होगा? यहाँ से कि 120 प्रेशर मारेगा और फिर जब उधर से लौट कर आएगा वापस तो वो मारेगा कितना का प्रेशर? तो वो मारेगा 80 का प्रेशर। चलिए तो ये भी आपको बता दिए थे कि लब और डब कैसे होता है। आगे बढ़िए, चलिए आगे है आपका रक्त वाहिनी। आपका क्या है आगे? रक्त वाहिनी। देखिएगा रक्त वाहिनी क्या होता है। देखिए आपका जो है कि रक्त के परिसंचरण के लिए यानी ब्लड के जाने आने के लिए 3 प्रकार की रक्त वाहिनी होती है। कितनी प्रकार की रक्त वाहिनी होती है? 3। एक आपका होता है धमनी, एक आपका होता है शिरा और एक आपका क्या होता है? केशिका, जिसकी अभी चर्चा किए थे। देखिए जितना भी धमनी है सभी धमनी से, कैसी? जितना धमनी है सब धमनी से आपका होगा शुद्ध रक्त का प्रवाह। किस रक्त का प्रवाह होगा? शुद्ध रक्त, यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त का क्या होगा यहाँ पर? तो प्रवाह होता है, ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह। और जितना भी आपका शिरा है सब शिरा से आपका अशुद्ध रक्त, सब शिरा से आपका किस टाइप का रक्त? अशुद्ध, यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का यहाँ से प्रवाह होता है, समझे? और केशिका ऐसा जगह होता है जहां से क्या होता है कि यहाँ से जो रक्त है वो लौट कर फिर से वापस आता है, जो आपको चित्र में बताए थे। तो यह जो है 3 प्रकार की मेन रूप से होता है। अब देखिए धमनी क्या होता है। देखिए धमनी में आपको बताए कि धमनी की दीवार मोटी, लचीली और कपाट रहित होती है। इसकी गुहिका पतली होती है, इससे रक्त अधिक दबाव से गति करता है। आपको बताए कि रक्त क्या होता है कि दाया निलय, जब दाया निलय पंप करता है शरीर की ओर रक्त को भेजता है तो अधिक दबाव से यह गति करता है, और जब यह अधिक दबाव से गति करेगा तो इसका प्रेशर जो होता है वो 120 होता है। इसका प्रेशर कितना होता
है 120 होता है। और फिर आपको बताएं कि धमनी में ऑक्सीजन युक्त यानी O2 युक्त रक्त का क्या होता है, परिसंचरण होता है। आपको लिखा दिए पीछे कि फुफ्फुस जो धमनी है उससे अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, इससे पीछे आपको लिखा दिए है। फिर आगे है आपको यहाँ पर सिराए, आगे क्या है आपका सिराए। देखिए सिराए यानी वेन्स क्या होता है कि सिराओं का मुख्य कार्य अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय की ओर ले जाता है। यानी सिरा मेन रूप से क्या करेगा कि शरीर से यहाँ पर अशुद्ध रक्त को, यानी शरीर के पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को लाएगा हृदय के माध्यम से। तो हृदय के आपको बताए कि शरीर से यदि हृदय की ओर आ रहा है तो आएगा किससे, सिरा के माध्यम से। तो पूरे शरीर से जो हृदय की ओर आ रहा है तो इसमें होता है आपका अशुद्ध रक्त, और अशुद्ध रक्त में क्या होता है आपका, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है, समझे। उधर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते आता है और वहां से पुनः फेफड़ा तक पहुंचाना, और फेफड़ा से CO2 बाहर निकल जाता है। यानी क्या करेगा कि मान लीजिए कि जो रक्त है आपका उधर से जब लौट कर आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेकर, तो वह जाएगा फेफड़ा में, यानी हृदय के माध्यम से तो ये फेफड़ा में जाएगा और फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ देता है और वहां से ऑक्सीजन को लेकर फिर वापस आता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह फिर नाक के माध्यम से बाहर निकल जाता है, समझे। तो वही यहाँ पर कि जो सिरा है वो धमनी की तुलना में पतली होती है, यानी सिरा थोड़ा मोटा होता है, धमनी क्या होता है, पतला। देखिए आपका जो धमनी है, जो मोटा वाला भाग है वो आपका होता है धमनी, लेकिन जो आप यहाँ नस देखते हैं जिसको आप कहते हैं नस, कि जो आपका ऊपर में जो डॉक्टर जब सुई देता है तो ऊपर में जो देखिएगा दिखता है, इसी को कहते हैं सिरा। तो सिरा रहता है ऊपर, धमनी जो अगर देखिएगा धमनी, तो अंदर अगर हाथ देकर देखिएगा तब आपको मोटा टाइप से जो मिलेगा वो होता है आपका धमनी, समझे। वही अब बाद में आपको बताए कि अपवाद में जो फुफ्फुस सिरा है उससे शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। किस रक्त का प्रवाह होता है, शुद्ध, यानी ऑक्सीजन युक्त, क्योंकि फेफड़ा से लेकर आ रहा है। कहां से लेकर आ रहा है, फेफड़ा से लेकर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका केशिकाएं, केशिकाएं में बोले कि जो आपका कैपिलरीज है, यानी यह अत्यंत महीन रक्त नलिकाएं होती है, यानी बहुत छोटी रक्त नलिका होती है और इसकी दीवार चपटी होती है। चपटी किस लिए होती है, क्योंकि चपटी यदि दीवार नहीं होगी तो रक्त फिर वापस कैसे लौटेगा, इसी कारण इसकी दीवार चपटी होती है केशिकाएं की, कि वहां से रक्त फिर क्या होता है, वापस लौटता है। यही से रक्त क्या होता है, वापस आता और जाता है, यानी वहां से वापस आएगा, फिर रक्त हृदय में आएगा, फिर आपको जो प्रोसेस बताए थे वही होता है पीछे वाला। चलिए आपका क्या है, अब यहाँ से रक्तचाप, क्या है आपका रक्तचाप, यानी ब्लड प्रेशर, जिसको हम कहते हैं BP। देखिए ब्लड का क्या पहला लेटर आ गया यहाँ से B और प्रेशर का आ गया P, तो यही आपका बन जाता है BP। अब इसको आप हिंदी में रक्तचाप कहिए या इंग्लिश में पूरा ब्लड प्रेशर कहिए या शॉर्ट इसको कहिए आप BP कहिए, बात क्या है, बराबर है। आपको बताए कि वायन निलय के संकुचन से रक्त पर उत्पन्न दबाव को हम क्या कहते हैं, परकुंचन दाब कहते हैं। क्या, कैसा दाब कहते हैं, परकुंचन दाब। यानी जब वायन निलय क्या करता है कि रक्त पर एक जोर से दाब लगाता है तो पूरे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है इसी को कहते हैं परकुंचन दाब। और फिर केशिका से लौटकर आने से जो दाब उत्पन्न होता है उसको कहते हैं अनुशीतलन दाब। यानी आपको बताए कि जब वायन निलय से यानी धमनी के माध्यम से जब जाता है तो 120 का प्रेशर मारता है, और जब लौटकर वापस आता है तो कितना का प्रेशर मारेगा, 80 का प्रेशर। यही 120/80 आपको बताए हैं पीछे। फिर है किसी स्वस्थ व्यक्ति का जो शरीर है उसमें रक्त का परकुंचन तथा अनुशीतलन दाब का जो अनुपात है वो 120/80 mmHg होता है। आपको इससे पीछे बता दिए। चलिए फिर आगे है आपका यहाँ से नोट में देखिएगा, नोट में क्या क्या है यहाँ पर देखिएगा। सभी मनुष्य में रक्तचाप एक समान नहीं होता है, यानी जितना मनुष्य है सब में ब्लड प्रेशर एक समान नहीं होता है, BP एक समान नहीं होता है। अब मान लीजिए जो युवा है उसमें BP थोड़ा ज्यादा रहता है, हाई रहता है। जो वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उनमें ब्लड प्रेशर क्या होता है, थोड़ा कम होता है, यानी प्रेशर उसमें कम मारता है। यही बात है कि यह उम्र, लिंग, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। आपका मानसिक स्थिति कैसा है, शारीरिक स्थिति कैसा है, बीमार है नहीं है, इस पर भी निर्भर करेगा। फिर यदि मान लीजिए कि अधिक रक्तचाप हो गया, यानी जिसको हाई BP कहते हैं, हाई BP के कारण हृदय घात हो सकता है। यानी हृदय घात को समझते हैं, जिसको हम कहते हैं नहीं, इसको कहते हैं कि हाई BP के कारण हृदय घात, यानी कि हार्ट अटैक जिसको कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हृदय घात को ही हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक को। इसी को हार्ट अटैक कहते हैं, समझे।
तो वही बात है, यदि हाई बीपी होगा तो हार्ट अटैक की भी संभावना हो सकती है। फिर किसी भी मनुष्य में अधिक बीपी होने पर उसे हाइपर टेंशन कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। फिर है कि किसी भी मनुष्य में कम बीपी होने पर उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। देखिए हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन दोनों में बहुत फर्क है। देखिए हाइपर हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन बहुत फर्क है इसमें, इसको याद रखिएगा। अधिक बीपी होने पर हाइपरटेंशन, कम बीपी होने पर हाइपोटेंशन। और जो रक्तचाप है उसको हम किस यंत्र से मापते हैं, तो स्टेथोस्कोप से मापते हैं। इसी स्टेथोस्कोप को हम क्या कहते हैं, तो आला कहते हैं। इसी स्टेथोस्कोप को हम क्या कहते हैं, आला। जो डॉक्टर इसे कान में लगाकर ऐसे चेक करता है, इसे ऐसे देखकर ऐसे चेक करेगा, कान में लगा लेगा ऐसे चेक करता है। तो ये जो आला जिसको आप कहते हैं, उस आला को हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहा जाता है उसी को। इसी के द्वारा डॉक्टर बीपी का माप करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कि मनुष्य में उच्च रक्तचाप के कई कारण हो सकते हैं, यानी हाई बीपी का वो कई कारण हो सकता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई बीपी, हाई बीपी। तो जो हाई बीपी है उसका कई कारण हो सकता है, यानी मानसिक चिंता। मान लीजिए कि आप किसी कष्ट में हैं, कोई आपके मन में कुछ बात है, चिंता में है आप, तो इसके कारण भी आपका हाई बीपी हो सकता है। कलेश, यानी मान लीजिए घर में लड़ाई झगड़ा हो गया है या आस पड़ोस में कहीं कलेश हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया है, इसके कारण बीपी हो सकता है हाई बीपी। उत्सुकता, मान लीजिए कि आप बहुत खुश हो गए, आपका लॉटरी लग गया खतरनाक लेवल का, आप बहुत खुश हो गए, तो आपका क्या हो जाएगा, इससे भी आपका क्या हो सकता है, हाई बीपी हो सकता है। और बहुत हाई बीपी के कारण आपको पता है कि हृदयाघात यानी हार्ट अटैक की संभावना होती है। मान लीजिए पारिवारिक खुशी, परिवार में मान लीजिए कि केकरो पास आ गया 2 करोड़ रुपया एक के बार, 5 मिनट में 2 करोड़ आ गया। अब मान लीजिए पारिवारिक खुशी एकदम खतरनाक लेवल खो गया, तो हाई बीपी से भी हो सकता है और हृदयाघात की संभावना होगी। चलिए